Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to explain chapter 8 Cell the Unit of Life. इस चैप्टर में हमारे पास सेल से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है. सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो when you look around you see both living and non living things. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप की चीज़ें देखने को मिलती हैं. You must have wondered and asked yourself, what is it that make an organism living? ऐसा क्या है जो किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है और ऐसा क्या है जो किसी ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग बनाता है. What is it that inanimate things does not have which living things has? ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होता बल्कि लिविंग थिंग्स के पास होता है. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या है? ये इसका रीज़न ये है कि हमारे पास प्रेजेंस होती है सेल की, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जो कि ऑल बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती. What is cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing essential functions of life. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स. एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल आ सकती है ओमीबा. Unicellular organisms are capable of independent existence, performing the essential functions of life. वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. एंड देन all anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. कोई भी चीज़ कंप्लीट सेल से अगर कम है वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं करती है. अगर कोई भी सेल कोई भी चीज़ एक कंप्लीट सेल से कम है तो वो कभी भी एक इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर नहीं कर सकती. बट इस केस में हमारे पास एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ वायरस. ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट नहीं होते बट वो स्टिल इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर करते हैं. मतलब वो हमारी बॉडी के आउटसाइड नॉन लिविंग होते हैं बट जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वहाँ पर वो लिविंग कैटेगरी में आ जाते हैं. एंड hence the cell is the fundamental structural functional unit of living organism. इसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. और हमारे पास इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. उन्होंने सबसे पहली बार सेल को देखा और सबसे पहली बार उन्होंने ही एक लाइव सेल को एक्सप्लेन किया था. लाइव सेल मीन्स जिंदा सेल. उनके पहले रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेड सेल देखे थे, बट जो फर्स्ट लाइव सेल था वो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही देखा था. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, दैट इज़ रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. न्यूक्लियस की इन्वेंशन बहुत आसान हो गई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई. जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उसने सेल के अंदर के बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया. सेल थ्योरी हमारे पास आ गई है. सेल थ्योरी में सबसे पहले साइंटिस्ट हैं 1838 में मैथ्यूस चैंडलन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे. उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया एंड उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स. प्लांट में बहुत टाइप के सेल्स होते हैं. प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स which form tissue of plants at about the same time. इस टाइम के आसपास मीन इस टाइम के
सेम ही टाइम पर थ्योडोर श्वान इन 1839, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को एंड रिपोर्ट किया, मीन्स बताया कि सेल्स हैव थिन आउटर लेयरिंग, कि सेल्स के बाहर एक थिन आउटर लेयरिंग होती है जिसे आज के टाइम पर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एंड इसके बाद उन्होंने और भी कुछ चीज़ें बताई। दैट इज़ ही कंक्लूडेड, उन्होंने ये बताया दैट प्लांट, जो उन्होंने स्टडी की थी प्लांट टिश्यू पर, उससे उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स में प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल होती है जो कि यूनिक करेक्टर ऑफ प्लांट सेल है। मीन्स ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है और किसी सेल में नहीं होती, मीन्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड हाइपोथेसिस, इसके बेसिस पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया, मीन्स उन्होंने ये सोचा कि एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो सेल से बने हुए हैं या उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इसके बाद शेल्डन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। शेल्डन एंड श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को इन्वेंट किया। दिस थ्योरी हाउएवर डज नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ये वाली थ्योरी अब ये बात एक्सप्लेन नहीं करती कि सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं। इन दोनों साइंटिस्ट के बाद एक और साइंटिस्ट आई, हिज नेम वाज रुडोल्फ वर्को इन 1855। फर्स्ट एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में ये कहा ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला, दैट बेसिकली मीन्स दैट द सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स, कि जो भी सेल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, मीन्स जो अर्थ पर पहले से ही सेल्स हैं उनसे ही डिवाइड होते हैं। He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann and gave the cell theory a final shape. उन्होंने शेल्डन एंड श्वान का दिया हुआ हाइपोथेसिस लिया और उसे थोड़ा मॉडिफाई किया और एक न्यू सेल थ्योरी बनाई जो कि आज की सेल थ्योरी मानी जाती है, टुडेज मॉडर्न सेल थ्योरी। दैट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही बने हुए हैं और सेल्स के प्रोडक्ट से, मीन सेल से निकलने वाला जो भी प्रोडक्ट है हमारे पास जो उनके बाद लाइक बचता है उनसे ही मिलते हैं। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स हमारे अर्थ पर प्रेजेंट हैं वो जो पहले से ही अर्थ पर सेल्स हैं उनसे ही डिवाइड होकर बनते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल, इसमें सेल के बारे में बताया गया। दैट इज यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल ऑफ अनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल, कि अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल्स में जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट हमने देखे ही हैं अर्लियर क्लासेस में, वो वाले जो सेल्स हैं वो उनमें जो स्ट्रक्चर होता है एंड प्लांट सेल्स में जो स्ट्रक्चर होता है उनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटीज और थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें इस पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है। फॉर एग्जांपल अनियन सेल एक टिपिकल प्लांट सेल है क्योंकि वो लाइक अनियन तो प्लांट में पाया जाता है, टिपिकल प्लांट सेल है तो इसमें प्लांट सेल के सारे फीचर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट सेल वॉल, एक डिस्टिंक्ट सेल वॉल जो कि आउटर बाउंड्री की तरह एक्ट करती है एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये सारे यूनिक फीचर हैं अनियन सेल के। और इसके बाद जो ह्यूमन चीक सेल है वो एक टिपिकल एनिमल सेल है जिसमें डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है। इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इन दोनों सेल्स के सेंटर में एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होता है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल। इस सेल्स में क्रोमोसोम मिलता है जो कि जेनेटिक मटीरियल, जिसमें जेनेटिक मटीरियल होता है, दैट इज बेसिकली डीएनए। Cells that have membrane bond nuclei are called eukaryotic, whereas the cell lacking the membrane bond nuclei are called prokaryotic. जो भी सेल में membrane bond nuclei होता है हम उसे यूकैरियोटिक कहते हैं और जिसमें membrane bond nuclei नहीं होता है हम उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एंड देन हमारे पास है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, मीन्स जो उनके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है
उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ सेल, जो कि सेल की सारी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। जो साइटोप्लाज्म है वो मेन एरीना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी है, मतलब वो मेन साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन है सेल में। मेन एरिना मीन्स बेसिकली मेन साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। यहाँ पर जो है बहुत टाइप के केमिकल रिएक्शन अकर होते हैं ताकि जो सेल है वो एक लाइव स्टेट में जिंदा रह सके। Beside the nucleus, eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structures called organelles. सेल वॉल के अलावा एक यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल ऑर्गेनेलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कोई सेल है, इसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अलावा और भी मल्टीपल ऑर्गेनेलीज मीन्स कोई ना कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर सम स्पेसिफिक फंक्शन। जो कि कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मतलब ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। राइबोसोम्स, इन ऑर्गेनेलीज में यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज आती हैं। फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। और इसी के साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ऐसी कोई सेल ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, बस कुछ नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड का मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑर्गेनेली है एंड इसके आउटर साइड पर एक मेम्ब्रेन है, तो हम उसे एक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली कहेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर कोई हमारे पास एक ऑर्गेनेली हो बट उसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन ना हो, नो मेम्ब्रेन, तो उसे हम एक नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली टर्म करेंगे। फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एज वेल एज प्रोकैरियोट। जो नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो दोनों ही सेल्स में मिल जाती हैं, यूकैरियोट्स में भी प्रोकैरियोट्स में भी, दोनों ही टाइप के सेल्स में। विद इन द सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेलीज। जो राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास, ये हमें यूकैरियोट सेल में भी मिलते हैं, प्रोकैरियोट सेल में भी मिलते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास टू ऑर्गेनेलीज के अंदर भी मिलते हैं, मीन्स को दो ऑर्गेनेलीज हैं, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इन दोनों ऑर्गेनेलीज के अंदर भी हमारे पास राइबोसोम्स होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर भी हमें राइबोसोम्स मिल सकते हैं। Animal cell contain other non-membrane bond organelle that is called centrosome which help in cell division. Animal cell के पास और भी membrane bond, non-membrane bond organelles होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। Cell differs greatly in size, shape, activity. For example, mycoplasm is the smallest cell, that is 1